हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिहैबिलिटेशन एंड हैबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास और योगीकरण में क्या अंतर है उसको हम आज डिटेल में जानेंगे। हम लोग बहुत बारी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में टर्म को यूज में ला रहे हैं कि रिहैबिलिटेट करना है, बच्चों को पुनर्वसित करना है, या जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, वेदर डिप्लोमा है, बीएड है, एमएड है, तो ये सारे आरसीआई एफिलिएटेड है। आरसीआई मतलब कि रिहैबिलिटेशन एफिलिएटेड कोर्सेज हैं। तो हम लोग अब आज डिटेल में जानेंगे कि रिहैबिलिटेशन एक्चुअल में क्या होता है और हैबिलिटेशन से ये किस प्रकार से भिन्न है। जब भी हम बात करते हैं पुनर्वास और योगीकरण की, तो पुनर्वास और योगीकरण को कई बार साइमल्टेनियसली यूज में लाया जाता है। साइमल्टेनियसली बोलते हैं कि एक के स्थान पर दूसरे को यूज में लाया जाता है, लेकिन ये दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं। दोनों का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि दोनों टर्म सेम है, बट ऐसा नहीं है, दोनों का अर्थ अलग है। दोनों को हम लोग ये कह सकते हैं कि योगीकरण और पुनर्वास है, इनका यूज हम मेनली जो मानसिक मंदिर हम लोग कहते हैं, या आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों के लिए यूज में लाते हैं। सेकेंड, सीपी शॉर्ट में पूछा भी जाता है कि सीपी की क्या फुल फॉर्म है, सेरिब्रल पल्सी। सेरिब्रल पल्सी का हम बोलते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। दूसरा, हम लोग जो पुनर्वास और योगीकरण, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन को किसके लिए यूज में लाते हैं, सीपी जो सेरिब्रल पल्सी वाले जो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको उनके लिए यूज में लाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑटिज्म, स्वलीनता, फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी हम बोलते हैं शारीरिक अक्षमता। कि हम लोग मेनली इन चार डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन और जो हैबिलिटेशन प्रोसेस है उसको हम लोग यूज में लाते हैं। इन चार, जिसमें बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता, सेरिब्रल पल्सी, ऑटिज्म, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उसी के साथ में सेंसरी इश्यूज वाले, सेंसरी इश्यूज जिसको हम बोलते हैं संवेदीय इश्यूज, हम बोल सकते हैं जो भी कारण से ग्रसित रहते हैं, तो इनके लिए हम यूज में लाते हैं। अब हम जानेंगे कि दोनों में भेद क्या है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन की, पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो भी व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि पहले तो सामान्य या उच्चतम क्षमता रखते थे कार्यों को करने की, लेकिन ड्यू टू ऑफ एनी डिसेबिलिटी या ड्यू टू ऑफ कोई भी कारण से वो अक्षम हो जाते हैं कार्य को करने में, या अनेबल हो जाते हैं, उनमें योग्यता नहीं रहती है, तो ऐसे व्यक्ति अथवा बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो पुनर्वास, हम कह सकते हैं कि उनकी क्षमताओं का पुनः भंडारण करना, उनको दोबारा से उन जो भी उन्होंने पहले तो नॉर्मल थे लेकिन ड्यू टू ऑफ एक्सीडेंट वो अपनी क्षमताओं को खो चुके हैं, तो उनको दोबारा से उन क्षमताओं को उन बच्चों में या व्यक्तियों में विकास करना हमारा रिहैबिलिटेशन, हम कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कहलाता है। इसमें सिंपल सा मैं अगेन बोलूंगी कि पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी व्यापक भी बोल सकते हैं हम, व्यापक प्रक्रिया
है जिसमें हम उच्चतम क्षमता रखने वाले व्यक्तियों में किसी प्रकार से उनकी क्षमता के खो जाने के बाद उनकी खोई हुई क्षमताओं के पुनः भंडारण की प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। अब सिंपल सा यदि हम इंग्लिश में बात बोलते हैं तो इट इज, हम क्या कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच हम क्या करते हैं, जो भी हाई लेवल की क्षमता रखने वाले व्यक्ति ड्यू टू ऑफ एनी रीजन इफ दे लॉस देयर, या हम कह सकते हैं कि अनेबल हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने में, तो हम पुनः उनको जो भी खोई हुई क्षमताएं होती हैं उनको दोबारा से डेवलप करते हैं, जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बच्चा पहले तो नॉर्मल था लेकिन ड्यू टू ऑफ रीजन कैसे हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चा जैसे बिल्कुल सही था, वो फिजिकली अपनी एक्टिविटीज को करे जा रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जैसे ही वो 5 वर्ष का हुआ, हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से, यदि बच्चे को हो सकता है कि उसको हैंड में इंजरी हुआ जिसकी वजह से उसका हैंड को काटना पड़ गया, या उसके कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ तो उसके लोअर लिम्स नहीं रहे जिसकी वजह से वो चलने में अक्षम हो गया, या बच्चे को अगर हैंड में इंजरी हुआ था या उसके हैंड को काटना पड़ गया तो वो लिखने में अनेबल हो गया। अब उसके पहले तो वो अच्छे से चल भी सकता था, लिख भी सकता था, लेकिन अब उसके ड्यू टू ऑफ एक्सीडेंट क्या हो गया कि वो अनेबल हो गया, ना तो लिख पा रहा है ना ही वो क्या चलने में कहीं ना कहीं वो सक्षम है। तो ऐसे में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के माध्यम से हम लोग उस बच्चे में लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि जो उसका हैंड काम नहीं कर रहा था तो उसकी जो खोई हुई क्षमताएं हैं उनको हम लोग दोबारा से डेवलप करते हैं, सो दैट बच्चा इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सके। चाहे हम लोग रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं या हैबिलिटेशन की, दोनों का मकसद कहीं ना कहीं क्या रहता है, बच्चे अथवा व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाना, जो भी अपनी क्षमताओं को किसी भी कारण से खो चुके होते हैं। रिहैबिलिटेशन अगेन यह एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसमें क्या व्यक्ति है, जो भी उच्चतम क्षमता रखने वाला व्यक्ति था, किसी भी कारण से अक्षम हो जाता है तो दोबारा से उसमें खोई हुई हम क्षमताओं को क्या करते हैं, पुनः भंडारण करते हैं। दोबारा से उन जो खोई हुई क्षमताएं होते हैं उनको प्रशिक्षण के माध्यम से या चिकित्सा के माध्यम से हम बच्चे में क्या करते हैं, पुनः विकसित करते हैं। इसी में एक और एग्जाम्पल मैं यदि कोड करती हूँ, तो जैसे बच्चा पहले तो नॉर्मल था लेकिन कई बार बच्चे को क्या होता है कि 5 इयर्स में हम बोलते हैं कि बच्चे को 5 इयर्स तक यदि हाई फीवर हो जाता है तो उसकी वजह से बच्चा क्या हो जाता है, मानसिक मंदित हो सकता है या बौद्धिक अक्षम हो सकता है। तो बच्चा 4 या 5 साल तक तो नॉर्मल था लेकिन किसी दिन उसको हाई फीवर हुआ और उसकी वजह से क्या हो गया, बच्चा बौद्धिक अक्षम हो गया। तो ऐसी स्थिति में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं कि बच्चा जो कि वो अपनी जैसे सोचने विचारने की, हम सब जानते हैं कि बौद्धिक अक्षमता क्या है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं क्या वो अपनी सोचने विचारने की क्षमता को खो देता है। तो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसमें दोबारा से उन कहीं ना कहीं जो भी उसकी खोई हुई क्षमता है उसको हम डेवलप करते हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट को लाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिहैबिलिटेशन या हैबिलिटेशन की। तो हैबिलिटेशन के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि रिहैबिलिटेशन और हैबिलिटेशन
दोनों में हम डिफरेंट सर्विसेज के माध्यम से बच्चे में जो खोई हुई क्षमताएं होती है तो उसको वापस हम कहीं ना कहीं लाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से सर्विसेज हमारी आती है? एक तो स्पीच थेरेपी, वाक चिकित्सा हम बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में बच्चा पहले तो कहीं ना कहीं क्या था कि बोल सकता था, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को जब डिसेबिलिटी हुई या जब उसको हाई फीवर हुआ, बच्चा बौद्धिक अक्षम हुआ, उसी के साथ ही साथ उसकी क्या पुअर स्पीच भी हो गई। तो हम क्या करेंगे, उसको वाक चिकित्सा देंगे, जिससे बच्चे में क्या संप्रेषण कौशलों को भी कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाया जाता है। अब इसी के बाद में हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी को हम हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक चिकित्सा। रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में सेकेंड सर्विस कौन सी आई? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मतलब कि इसमें जो भी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होता है, व्यावसायिक चिकित्सक होता है, वो बच्चे में फाइन मोटर स्किल को डेवलप करता है कि बच्चा ड्यू टू ऑफ डिसेबिलिटी, बच्चा यदि पेन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं या उसकी ग्रिपिंग पावर सही नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल जो मसल्स हैं उसकी वो वर्क नहीं कर रही है सही से, तो ऐसी स्थिति में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वो थेरेपिस्ट है, वो क्या करता है, डिफरेंट चिकित्सा के माध्यम से बच्चे में फाइन मोटर या हम कहते हैं सूक्ष्म क्रियाओं को वो डेवलप करता है। इसके बाद में फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी हम बोलते हैं व्यावसायिक भौतिक चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा मेनली किसके लिए यूज में लाया जाता है? ग्रॉस मोटर स्किल के लिए, ग्रॉस मोटर। और ऑक्यूपेशन मैंने क्या बोला? फाइन मोटर के लिए। फाइन मोटर में हमारे कौन से आ रही थी? जो स्मॉल मसल्स हैं जो काम नहीं करते हैं। और ग्रॉस मोटर में हमारी लार्ज मसल्स आती हैं। लार्ज मसल्स को कहीं ना कहीं के अप्रोप्रिएट वे में यदि बच्चा नहीं यूज में ला सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चे का चलना फिरना दौड़ना, या हम लोगों के जो भी जिसमें भी हमारी लार्ज मसल, जैसे बॉल को फेंकना, तो बच्चा यदि बॉल को फेंकने में यदि बच्चा सही से नहीं उसको फेंक सकता है या उसको अनेबल है फेंकने में, जिसमें वो लार्ज मसल को यूज में नहीं ला सकता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट हम कह सकते हैं थेरेपिस्ट के माध्यम से बच्चे में लार्ज जो मसल्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, वो इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे ग्रॉस मोटर स्किल को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेष शिक्षा। अब जैसे मैंने बोला कि मेनली कितने के लिए, कितने हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन कितने डिसेबिलिटी के लिए मेनली काम करता है? जो बौद्धिक अक्षमता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, या फिर हम लोग बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप। तो अब स्पेशल एजुकेशन क्या है? स्पेशल एजुकेशन में जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल होते हैं वो बच्चे में एडीएल स्किल्स, एडीएल हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अब हमें पता है कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सोचने विचारने की क्षमता वो खो चुके होते हैं, वो अपने जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हम बोलते हैं इसको, तो उनको भी करने में क्या रहते हैं? अक्षम रहते हैं के क्रियाकलाप करने में क्या रहते हैं, वो अक्षम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्पेशल एजुकेटर क्या करता है? उनको दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जो भी सुबह से शाम तक हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं वो उसकी ट्रेनिंग स्पेशल एजुकेटर देता है, जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको। और इसी के साथ में एकेडमिक एरिया में भी हम बात करते हैं कि शैक्षणिक एरिया में भी बच्चे को उसकी लर्निंग को एनहांस करने के लिए, उसका अधिगम करवाने के लिए भी स्पेशल एजुकेटर वर्क करता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये डिफरेंट सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, इनके माध्यम से बच्चे में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो उनकी खोई हुई
हम कह सकते हैं कि क्षमताएं हैं उनको वापस ला सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं, सो दैट बच्चा अपने जीवन में इंडिपेंडेंटली क्या है, अपने जीवन का यापन कर सके। अब रिहैबिलिटेशन के बारे में हमने इतना पढ़ा, अब हम जानेंगे कि हैबिलिटेशन क्या है। हैबिलिटेशन योगीकरण, ये बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये टर्म यदि आप विषय शिक्षा के क्षेत्र में आगे तक कार्य करना चाहते हैं तो ये टर्म्स बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स है जो क्लियर होना बहुत जरूरी रहती है। हैबिलिटेशन हम बोलते हैं योगीकरण। अब योगीकरण एक क्या है, स्पेसिफिक प्रोसेस है, स्पेसिफिक प्रोसेस। हम लोग कहते हैं कि क्या ये विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जन्मजात से ही न पाई जाने वाली, या हम कह सकते हैं जन्मजात से ही पाई जाने वाली अक्षमता, या हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, अक्षमता के कारण कार्य करने में अक्षम व्यक्तियों के लिए कार्य किया जाता है ना, या कार्य करते हैं। अब क्या बोला गया है कि जन्मजात से ही पाई जाने वाली, हमने रिहैबिलिटेशन की बात की थी तो उसमें क्या बोला है कि व्यक्ति जो बच्चा है वो जन्म से ही उसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं पाई गई थी, बल्कि पहले तो वो क्या था, नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही बच्चा किसी भी कारण से, हम कह सकते हैं कि 8-10 साल का था, ड्यू टू ऑफ एक्सीडेंट या किसी भी कारण से क्या हो गया, वो जो उसमें थी ऑलरेडी एबिलिटी वो खो चुका था, ड्यू टू ऑफ एक्सीडेंट ही बोल सकते हैं, या फीवर का था, वट एवर द रीजन बिहाइंड दैट प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से वो खो चुका। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जन्मजात से ही अक्षमता पाएगी, यानी कि बच्चा, जैसे हम लोग मानसिक मंदित बोल रहे हैं, हमने बोला कि मैंने 4-5 टाइप्स के लिए जो भी ग्रसित व्यक्ति होते हैं विकलांगता वाले, उनके लिए मेनली काम करता है। अभी जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से उसमें अक्षमता पाई जाती है, तो वो शारीरिक रूप से अक्षमता उसको ऐसा नहीं है कि पहले तो वो चल फिर सकता था और उसका एक्सीडेंट हो गया तो अक्षम हो गया। योगीकरण में, हैबिलिटेशन में क्या है कि बच्चा बाय बर्थ ही क्या था, शारीरिक रूप से अक्षम था, मतलब वो चल फिर नहीं सकता था। तो ऐसे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं क्या, योगीकरण ऐसा एक विशिष्ट हम बोलते हैं प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है या सुधार लाया जा सकता है। एंड मानसिक मंदता की बात करते हैं या बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों की बात करते हैं, तो बौद्धिक अक्षम कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, पहले तो नॉर्मल था लेकिन उसमें अक्षमता पाई गई, फिर सोचने विचारने संबंधी उसमें अक्षम हो गया। नो, बच्चा बाय बर्थ ही क्या है, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसी टाइम से बच्चा क्या है, मानसिक मंदिता या हम कह सकते हैं बौद्धिक क्षमता की, उसमें सोचने विचारने की क्षमता नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे के लिए क्या करता है, हैबिलिटेशन प्रोसेस जो कार्य करता है। फिजिकली हैंडीकैप, ऑटिज्म भी हम बात करते हैं तो ऑटिज्म भी कोई बच्चे के ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद में बच्चे में ऑटिज्म पाएगा। नो, जब बच्चे का बर्थ हुआ दैट टाइम से ही बच्चे में क्या है, ऑटिज्म पाया गया था। तो सिंपल सी बात है कि जो रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन में जो बच्चा खो चुका था, पहले तो वो सही था लेकिन बाद में किसी कारण से खो चुका है, क्षमताओं को पुनः भंडारण करते हैं। और इसमें हम लोग जो हैबिलिटेशन है इसमें जन्मजात पाए जाने वाली अक्षमता वाले बच्चों के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं, सो दैट वो बच्चा आत्मनिर्भर होकर के जीवन यापन कर सके। और जो भी हम लोग कहते हैं कि बाय बर्थ उसमें जो क्षमता नहीं थी उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या डेवलप करने की कोशिश करते हैं और बच्चे में सुधार लाने की कोशिश करते हैं।
अब हम मैंने थोड़ा सा डिफरेंस में आप लोगों को बताऊंगी एक बार। रिहैबिलिटेशन एंड हैबिलिटेशन। अब नाम से हमने पहले क्या बोला, पुनर्वास और योगीकरण। अब ये क्या है, विकलांगता, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कमजोरी हम कह सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कि क्या है कि जन्म से तो उच्चतम योग्यता रखते थे, लेकिन ड्यू टू ऑफ डिसेबिलिटी क्या हो गया, वो अपनी क्षमताओं को खो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। तो हम लिखेंगे कि ऐसे व्यक्ति अथवा बच्चे जो पहले तो उच्चतम योग्यता रखते थे, बाद में किसी कारणवश कार्य को करने में अक्षम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने के लिए क्या करते हैं, हम पुनर्वास सेवाओं को देते हैं। और हैबिलिटेशन की बात करते हैं, योगीकरण, कि इसमें जन्मजात पाए जाने वाले विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को सहायता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि क्या है, इसमें क्या है, जो व्यक्ति क्या है उच्चतम योग्यता रखते थे, लेकिन किसी कारणवश क्या है, वो किसी कारणवश से अपने जो कार्य करने की क्षमता को वो खो चुके हैं, उनके लिए कार्य करता है। और यहाँ क्या बोला, जन्मजात से, हम कहते हैं कि जन्मजात से ही विकलांगता जिन व्यक्तियों में पाई जाती है, जिनमें कोई किसी प्रकार से हम कह सकते हैं वो एबल नहीं थे कार्य को करने में, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए हम क्या करेंगे, उन व्यक्तियों को सहायता देने के लिए क्या करते हैं, बच्चे को या व्यक्ति को सहायता को प्रदान किया जाता है हैबिलिटेशन प्रोसेस से। अब दूसरा हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, यह क्या है, एक हैबिलिटेशन हम लोग कहते हैं कि ये व्यापक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और यह क्या है, एक विशिष्ट, स्पेसिफिक हम बोलते हैं प्रक्रिया है। व्यापक इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या है, रिहैबिलिटेशन में कहीं ना कहीं क्या है, हैबिलिटेशन भी इन्वॉल्व होता है। यानी कि रिहैबिलिटेशन पुनर्वास में ही कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, जो योगीकरण है वो भी सम्मिलित होता है, लेकिन इसमें क्या है, हैबिलिटेशन क्या है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है। और हम लोग थर्ड बोलते हैं कि जो पुनर्वास है वो क्या है, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, लंबी अवधि के लिए या फिर कम अवधि के लिए प्रक्रिया है, कम अवधि की प्रक्रिया है। और इसमें हम बोलते हैं कि यह क्या है, लंबी, लॉन्ग टाइम के लिए बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म अवधि की प्रक्रिया है। अब ये हम क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या ये लंबी अवधि, हम बोलते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए भी हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम भी लग सकता है, और इसमें शॉर्ट, हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड का भी, मतलब कम और ज्यादा दोनों तरह के हम लोग कह सकते हैं कि पीरियड के लिए हम ये प्रोसेस को तैयार करते हैं। और इसमें क्या है कि जब भी हम बच्चे में सुधार लाते हैं तो बच्चे में क्या लॉन्ग टाइम हम कह सकते हैं कि बच्चे को लगता है कि उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट हमने लानी है, क्योंकि उसमें पहले से कोई एबिलिटी नहीं है।
तो उस एबिलिटी को, या हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि पहले थी और वो हो चुका, तो इसमें क्या आ रहा है, पुराना एक्सपीरियंस बच्चे का नहीं आ रहा है। जो भी चीजें हम बच्चे को, जो भी अनुभव प्रदान करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, नए सिरे से ही रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ना कुछ हम कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हैबिलिटेशन क्या है और रिहैबिलिटेशन क्या है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि क्या डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है या हैबिलिटेशन का क्या अर्थ होता है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।